माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकूं। मेरी नानी मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत हैं, बिकॉज़ वो फॉर्मली स्कूल नहीं गई थी, बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात खुद भी समझी और सबको समझाई कि एजुकेशन, शिक्षा जो है, वो बहुत बड़ा टूल है एम्पावरमेंट के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। पुपल बिष्ट के साथ ये खास मुलाकात देखिए मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में। यूपी में जारी है चुनावी जंग। वादों और दावों के बीच राजनीति के सतरंगी रंग। कौन आगे, कौन पीछे, किसके रंग में होगा भंग। तीखे सवाल और धारदार बहस। देखते रहिए दो टूक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है, प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है। हर वक्त की हर खबर, इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलरामपुर में 9800 करोड़ रुपए लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया, उससे ज्यादा काम पिछले 5 सालों में हुआ। यही डबल इंजन की सरकार के काम की रफ्तार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। दिवंगत सीडीएस को याद करते हुए कहा, जनरल बिपिन रावत जैसे नायकों की वजह से हमेशा ऊंचा रहेगा हमारा तिरंगा। किसान आंदोलन के औपचारिक समापन के बाद आज से घर वापसी कर रहे हैं किसान। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से किसानों का लौटना जारी। साल भर से चल रहा था विरोध प्रदर्शन। देश में कोविड-19 के हालात पर कैबिनेट सचिव आज करेंगे समीक्षा बैठक। नीति आयोग में सदस्य स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सचिव सहित बैठक में शीर्ष अधिकारी लेंगे हिस्सा। थाईलैंड में चल रही एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारतीय नाविकों का शानदार प्रदर्शन। भारत के अरुण लाल जट और रवि ने पुरुषों की डबल स्कल्स में जीता स्वर्ण पदक, वहीं परमिंदर सिंह ने पुरुषों के एकल स्कल्स में जीता रजत पदक। नमस्कार, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया। 1978 में पहले 2 जिलों के लिए शुरू हुई नहर परियोजना को 9 जिलों तक बढ़ाया गया है, लेकिन 4 दशकों तक ये परियोजना उपेक्षा का शिकार रही। पीएम मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद इस परियोजना पर प्रगति हुई और 40 सालों का काम 4 सालों में देखने को मिला है। परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 सालों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि इस क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6000 से अधिक गांव के किसानों को अब इससे लाभ मिलेगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा,
सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। मोदी ने कहा कि इस परियोजना पर कार्य तब शुरू हुआ था तब इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद परियोजना पूरी हुई है। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता, देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता। भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने पर बुंदेलखंड के इलाकों को बड़ा लाभ मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ फीता काटना ही काम उन्हें आता है, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता से योजनाओं को तय समय पर पूरा किया है। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की देन है कि सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले ही करके दिखाया है। यही डबल इंजन की सरकार के काम की रफ्तार है। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है, यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। और आप याद रखिए, योगी जी के आने के बाद हमने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। प्रधानमंत्री ने दुखद दुर्घटना में घायल हुए यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जीवन रक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है, उनके परिवारों के साथ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान अब बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। 6000 से ज्यादा गांवों के किसानों को 25 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली ये योजना होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए कि 25 लाख टन अतिरिक्त अनाज जहां पैदा होगा, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसान को एमएसपी लाभकारी मूल्य जोड़ते हुए 1.5 गुना लाभकारी मूल्य के साथ में मिले। यदि उसके साथ में मैं गणना करूं तो इन 9 जिलों के किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस योजना के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हर साल उनके घर में आएगी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई से जुड़ी 18 में से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जिससे 22 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हुई है। उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बिजली की समुचित उपलब्धता, सिंचाई परियोजनाओं, सस्ती दरों पर खाद और बीज मिलने से काफी राहत मिली है। पूर्वांचल के किसानों का सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई योजनाओं पर क्या कहना है, देखिए हमारी संवाददाता रीमा पाराशर की रिपोर्ट। किसानों को लेकर तमाम तरीके के मुद्दे चल रहे हैं, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से सरयू परियोजना का भी उद्घाटन हो रहा है। उसके बाद ऐसा लग रहा है जिन खेतों में, घरों में पानी नहीं पहुंच पाता था, उन गांव के किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। अभी क्या स्थिति है पानी को लेकर? पानी सबको भरपूर मिलता है। हाँ, लाइट है, बिजली है, सब अपना भर रहे हैं, कर रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत खराब रहा, अब ठीक है। मोदी के रहले बहुत कुछ मिलता है। राशन मिलता महीना में अथवा खेते के पैसा आवत है खेती करे बदे।
2-2 हजार। का गैस मिलल, संडास मिलल, जवन खेते का पैसा आवत बा, सब कुछ मिला था मोदी के राज में। खाद बीज की स्थिति क्या है? खाद बीज अपना खरीद के बोना, और वो पैसा जौन मोदी दे रहे हैं उसी का खरीदो, उसी को बो। तो देखिए, इन दोनों महिलाओं का जो यहाँ पर इस वक्त खेत में मौजूद हैं, इनका मानना है कि इनको काफी सुविधाएं मिल रही है और खासकर एक गृहिणी के नाते भी इनको काफी सुविधाएं मिल रही है। मेरा नाम सागर कुमार गौड़ है। इस समय सिंचाई की बहुत अच्छी है, फसल भी सही हो रही है और खाद की भी कोई दिक्कत नहीं है, ना पानी की भी दिक्कत है, थोड़ा लाइट भी अभी सही दिख रही है। खेती की बात करें तो खेती के लिए सरकार की क्या योजना मिल रही है? पहले तो खेती में बहुत बदलाव आया है। अब एक तो पीएम किसान सम्मान निधि एक योजना जो है, इससे किसानों को बहुत ही मदद मिल रहा है, जो साल में 6,000 पा रहे हैं। और इस समय दिसंबर में फिर किस्त आने वाली है, जिसको सिंचाई करनी है, उस पैसे से मदद से आजकल किसानी आसानी से कर रहे हैं सब, जो कि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। और इसीलिए अब सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, और खाद है, बीज है, सब आसानी से ब्लॉक से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो एक अच्छी सुविधा है सरकार की। और आगे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी सरकार हम किसानों के बारे में और अच्छी चीज़ सोचेगी और हमारी मदद करेगी। पानी की स्थिति क्या है? पानी की अच्छी स्थिति है, 18 घंटे लाइन आ रही है, 24 घंटे में अच्छी खासी सिंचाई हो रही है और हमें ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। सिंचाई फ्री हो गई है और ट्यूबवेल है, वहाँ भी बिजली बिल नहीं लिया जा रहा है। इससे हम बिजली बिल नहीं लिया जा रहा है? यस, इससे हम लोग का पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हो जा रही है। पहले प्राप्त खाद और बीज नहीं मिल पा रहा था। इस समय सरकारी जो सुविधा है वो प्राप्त मात्रा में हो गई, बीज और खाद ये सब सरकारी सुविधा से मिल जा रहा है कम दामों में। खाद बीज ये दो अहम मसले हैं किसी भी किसान के लिए। एक तरीके से लाइफ लाइन हम कहेंगे, ये तमाम चीज़ें होती हैं कि सिंचाई की सुविधा मिल जाए, खाद बीज उपलब्ध हो, और जिस तरह से सम्मान निधि के तहत और बिजली खासकर उनको अगर 18 घंटे 20 घंटे तक मिल रही है, जो कि स्थिति पहले बता रहे हैं कि 6-6 घंटे तक बिजली नहीं आती थी, तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसानों के हक में हैं और जिसको लेकर किसान काफ़ी खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा है फिलहाल। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। परेड में भारत और विदेश के 387 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इन कैडेट्स में से 319 भारतीय हैं, जबकि 68 कैडेट 8 मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया और तुर्कमेनिस्तान के शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए देश के नए युवा सैन्य अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। I once again congratulate you on the successful completion of your training at the IMA and wish you a very bright future marked by success and glory. On this occasion, let us recall the iconic status acquired by one of the many illustrious alumni of the Academy, General Bipin Rawat, who by dint of his hard work emerged as the role model of solidarity, conduct for the future generation.
राष्ट्रपति ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए सैनिक क्षेत्र में उनके असाधारण भूमिका की प्रशंसा की। We gather here today when the nation is yet to come out of the shock of the untimely demise of General Bipin Rawat, the Chief of Defence Staff. As you know, 12 others, including General Rawat's wife, Srimati Madhulika Rawat ji, were also killed in the chopper crash. General Rawat was an extraordinary military leader, and his death creates a void that cannot be filled. राष्ट्रपति ने युवा सैन्य अधिकारियों को राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से युवा सैन्य अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। Gentlemen cadets, your training here equips you to face the challenges that await you. As commissioned officers, you will be expected to blend knowledge, skills and professional application. You must internalize the Chetwood motto inscribed in your academy. You must always remain mindful that your actions will influence the outcome of military operations. Your decisions will have an impact on the lives of men under your command, and your dedication to services will have a multifaceted impact on our country. और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में आज 20वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 108 कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 सैन्य अधिकारी मित्र देश श्रीलंका, वियतनाम और भूटान के हैं। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने परेड का निरीक्षण किया। To give report to the reviewing officer. देवियों एवं सज्जनों नकाशित किया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीयों और अफगानों की निकासी तो की ही जा रही है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी जा रही है। भारत सरकार ने आज अफगानिस्तान के लिए विशेष विमान से चिकित्सा सामग्री की एक बड़ी खेप भेजी है। ये दवाएं काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक कुल 669 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है। इसमें 448 भारतीय और 206 अफगान शामिल हैं, जिनमें अफगान हिंदू, सिख, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अगस्त 2021 के महीने में अफगानिस्तान से 438 भारतीयों सहित 565 लोगों को निकाला गया था। और किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद आज से दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान की घर वापसी शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज से प्रदर्शन स्थल खाली करने की घोषणा की है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। किसान करीब 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और लंबे अरसे के बाद किसानों के चेहरे पर घर जाने की खुशी झलक रही है। पंजाब और हरियाणा से आए किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इस बीच किसानों ने प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार का आभार जताया। इससे एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं जाम पड़ी सड़कों के खुल जाने से स्थानीय निवासियों की आवाजाही भी आसान होगी। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद ही इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। तमाम किसान जो हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर थे और जो अन्य स्थानों पर थे, वो अब घर वापसी की तरफ जाने को तैयार हो गए हैं। कुछ हरियाणा से आए थे और कुछ जो पंजाब से आए हुए संगठन थे, जो किसान थे, वो वापस जा रहे हैं। और 15 तारीख तक लगभग जितने भी टोल प्लाजा पे लोग बैठे हुए थे या बॉर्डर्स पे जो लोग बैठे हुए थे, वो अपनी जगह को खाली कर देंगे। घर जाने की तैयारी है, बस हो रहा है, सब टूट रहा है, बस यही है। हमें खुशी है अभी इस बात की, जो मंत्री जो भी है ना, वो मान गए तो बहुत खुशी हो रही है हमें। घर जाके आड़े ही लेके चले, सारा जगाड़ पुल ਦਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਫੋਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ तौर ਤੇ ਮੁਲਕ बहुत पीछे चले गया। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ भी बहुत बड़ा दुख है। जो भावना उन्होंने जाहिर की ना कि अपने एक परिवार की तरह, एक बड़े सदस्य की तरह किसानों के प्रति, तो हम उनके प्रति इस तरह हैं कि जैसे कि राष्ट्र के आप शासक के तौर पे हम उनको मानते हैं भाई। जैसा विभाग घर का बड़ा होता है, तो जैसे आप ये मान लें कि हमारे राष्ट्र के मोदी जी जो कर रहे हैं ना राष्ट्र हित में, वो सबसे सर्वोपरि और हर किसान हृदय से आभारी है। हम माननीय प्रधानमंत्री का इस बात पर धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। उन्होंने किसानों की हालत समझी और ये बिल वापसी लेने का काम किया। उन्होंने महान कार्य किया, हम उसका धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। एक बड़ी राहत न सिर्फ इन किसानों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, खुशी देखने को मिल रही है कि वो अपने घर जा रहे हैं, अपनों से मिलने जा रहे हैं और अपने काम जो अटके पड़े थे उसको करने के लिए वो तरीके से जा रहे हैं। बल्कि ये जो रोड था, ये जो हाईवे था, जिसके कारण आम लोगों को जो कष्ट हो रहा था, समस्याएं जो हो रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर किसान संगठन बैठे हुए थे, अब वहाँ पर भी आवाजाही स्मूथली चल जाएगी और लोगों को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। ये एक बड़ी पहल जो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को की गई थी कि वो उनकी मांगों को माना जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी सहमति जताई और आंदोलन को स्थगित किया है। और इसके आप देख सकते हैं कि नाच गाना यहाँ पर चल रहा है और जो किसान हैं उनके चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिल रही है कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, सिंघू बॉर्डर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के आने के बाद से ही निगरानी का काम तेज हो गया है। कोविड-19 के हालात पर कैबिनेट सचिव आज समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में नीति आयोग में सदस्य, स्वास्थ्य और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित सरकार के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में ओमिक्रॉन स्वरूप के 25 मामले सामने आए हैं और सभी में हल्के लक्षण पाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि इस समय कोविड-19 के मरीजों के लिए जिस उपचार विधि को अपनाया जा रहा है उसे बदला नहीं गया है। उन्होंने कहा कि 5% से अधिक मामले सामने आने के बाद जिला स्तर पर प्रतिबंध लागू होंगे। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए लगातार सतर्कता भी बरती जा रही है। वहीं बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। इस बीच गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन स्वरूप के 2 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर विश्व के अन्य देशों के साथ ही भारत में भी चिंताएं बरकरार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इससे निपटने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के इस नए स्वरूप के प्रसार को रोका जाए, इसके लिए विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण अभियान में अब तक 132.72 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,992 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गई। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लिवरपूल में G7 समूह की बैठक से पहले अपने ब्रिटिश समकक्ष से मुलाकात की। दोनों समकक्षों के बीच हुई मुलाकात में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने यूक्रेन का सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि G7 समूह की बैठक में रूस के सैन्य जमावड़े और विश्व को कोविड-19 टीकाकरण के प्रयासों में कमी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
और थाईलैंड में चल रही एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारतीय नाविकों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत के अरुण लाल जट और रवि ने पुरुषों की डबल स्कल्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। अरुण और रवि ने 6 मिनट 57.883 सेकंड का वक्त निकालकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं परमिंदर सिंह ने पुरुषों के एकल स्कल्स में देश के लिए रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। परमिंदर ने 7 मिनट 56.307 सेकंड का वक्त निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस तरह भारत ने प्रतियोगिता में अब तक 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूपी में जारी है चुनावी जंग। वादों और दावों के बीच राजनीति के सतरंगी रंग। कौन आगे कौन पीछे, किसके रंग में होगा भंग। तीखे सवाल और धारदार बहस। देखते रहिए दो टूक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है प्रतिकार है,